आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर्स। तो एक साल में हमारे पास लाइट जो डिस्टेंस तय करती है, जो डिस्टेंस कवर करती है, उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और हमने बताना है कि कितने मीटर्स हैं, यानी डिस्टेंस हमने बताना है एक लाइट ईयर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू VT। हमारे पास डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है और हमने S बताना है। अब हमारे पास हमें वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। वेलोसिटी जो है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम गिवन हो। हमारे पास वेलोसिटी जो है वो लाइट की c है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको याद रखना है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास लाइट की स्पीड है यहाँ पे। और टाइम जो है, टाइम हमारा आएगा 1 साल। हमारे पास टाइम है 1 ईयर, लेकिन हमने टाइम जो है वो 1 ईयर में यूज नहीं करना, हमें टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो उसके लिए हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास टाइम इक्वल आ जाएगा। 1 साल में हमारे पास 365 डेज होते हैं और 1 डे में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। और 24 आवर्स में 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में हमारे पास 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने कन्वर्जन करनी है टाइम की सेकेंड्स में। 365 डेज हमारे पास होते हैं, उसमें एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट जो है इसको कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 3.154 × 10⁻7 सेकेंड्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टाइम की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, वेलोसिटी और टाइम को इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू, वेलोसिटी हमारे पास है, स्पीड ऑफ लाइट है क्योंकि, तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, 3.154 × 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर्स। ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो लाइट 1 साल में तय कर रही है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड भी सेकंड से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमारे पास 1 ईयर इक्वल होता है 365 डेज और हमारे पास जो 1 डे है वो इक्वल होगा 24 आवर्स में और 1 आवर हमारे पास होगा 60 मिनट्स के इक्वल और 1 मिनट हमारे पास 60 सेकेंड्स में। तो 1 ईयर हमारे पास आ जाएगा। इस सब को हम मल्टीप्लाई कर दें, ये सेम ही है जैसे हम लोगों ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है वैसा ही। 3.153
36 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स हमारे पास आ जाएगा एक ईयर में। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज देखनी है, अगर आपको कहते हैं कि एक साल में कितने, 1 ईयर में को हमने कन्वर्ट करना है, एक साल में कितने हमारे पास आवर्स होते हैं, तो फिर हमने उसको कैसे करना है, तो हमने लिखना है 365 इंटू 24। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये आवर्स हो गए। तो जस्ट हमने इसको यहाँ तक रखना है, ये इतना पार्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हम कर लेंगे। और इसके बाद अगर वो पूछें कि आवर्स की बजाय हमें जी मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करना है, हमने ये 3 यहाँ तक करना है, यहाँ तक हमारे पास आंसर जो है वो मिनट्स में आ रहा है। इसी तरह आगे भी कन्वर्जन इजी है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। बी पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर। हमारे पास एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स होते हैं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि 1 ईयर में हमारे पास कितने सेकेंड्स होते हैं। 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स हमारे पास होते हैं। और हमें ये भी पता है कि 1 सेकेंड जो है वो हमारे पास 10⁹ नैनो सेकेंड्स के इक्वल होता है। तो हम इस 1 सेकेंड को यहाँ पे पुट कर दें, इस 1 सेकेंड पे, तो हमारे पास नैनो सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो चलें इसको पुट करते हैं। 1 ईयर में हमारे पास कितने नैनो सेकेंड्स हैं, 3.1536 इंटू 10⁻⁷। इसको हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 1 सेकेंड की वैल्यू हमने ये पुट कर देनी है नैनो सेकेंड में, 10⁹ नैनो सेकेंड्स। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10⁻16 नैनो सेकेंड्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। हमने जस्ट क्या करना है, हमने 1 ईयर में कितने सेकेंड्स हैं ऑलरेडी ये देखना है, और उसके बाद हम लोगों ने जो 1 सेकेंड है वो कितने नैनो सेकेंड्स के बराबर है, 10⁹ नैनो सेकेंड्स के बराबर है। तो हमने 1 सेकेंड की वैल्यू जस्ट यहाँ पे पुट करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट, हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में हमारे पास कितने साल होते हैं। हमें पता है कि 1 ईयर जो है वो किसके इक्वल है, 3.153 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स के। और हमने बताना है कि जो 1 सेकेंड है वो कितने साल के बराबर है। तो हमें यहाँ पे 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास 1 सेकेंड है। तो हम जस्ट ये करेंगे कि हम इस टर्म को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1 सेकेंड आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3.153 इंटू 10⁻⁷। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 ईयर है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड इक्वल है 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स के। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, 1 सेकेंड हमारे पास इतने साल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 15.3 सेंटीमीटर,
एंड 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। तो हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो हमने जस्ट ये मल्टीप्लाई करना है 15.3 इंटू 12.80, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 195.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये इसका फाइनल आंसर नहीं है। हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स लास्ट टाइम पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमने देखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल। ये हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें और इसमें। जो सबसे कम होगा सिग्निफिकेंट फिगर, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का हमारा आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जबकि ये जो लेंथ की वैल्यू है 15.3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारा आंसर जो है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो हमारा आंसर है बहुत लंबा। यहाँ पे हमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए आंसर। तो इसका मतलब है हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ भी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो एक दफ़ा देख लें, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, उसमें सारा ये एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 8 है और पीछे 5 है तो हम इसको एक नंबर इंक्रीज कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिशन का। इसमें हमने ये 3 जो हैं ये ऐड करने हैं। असल इसमें जो गेम है सारी वो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, वो तो आप लोग 7-6 क्लास में पढ़ते थे। अभी असल जो है इसमें देखना है कि हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेना है। जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते थे तो हम उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं और जब ऐड करते हैं तब कितने। जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया, हमने फुल में देखना है। अब इसी तरह एडिशन में हमने कैसे देखना है, जब हम ऐड करेंगे इसको, टोटल मैथ हमने मालूम करना है। टोटल मैथ हमारा आ जाएगा 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32। अब इस सब को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर बनता है, कैलकुलेटर की मदद से जब ऐड करेंगे, या आप वैसे जुबानी अगर आता है तो जुबानी करेंगे 398 kg। तो हमारे पास ये आंसर आता है। लेकिन ये आंसर आप लोगों को पता है वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें हमने देखना है कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कौन सी वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। हमने इनसिग्निफिकेंट वैल्यू जो है उसको निकालना होता है। अब जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हम कैसे देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम हो उतने ही हमारे डेसिमल के बाद इनसे होने चाहिए। हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देखना होता है डेसिमल। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने हमारे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितने हमारे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये हमारे पास सबसे लो है, इसमें हमारे पास ओनली 1 है डेसिमल के बाद। डेसिमल के बाद अगर 1 है तो हमने जो लोएस्ट है उतने ही हमारे यहाँ पे आंसर डेसिमल के बाद होना चाहिए।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 19.4 kg। इसको हमने राउंड ऑफ किया है, 9 को हमने राउंड ऑफ भी करना है और देखना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारा ये रूल है, पिछले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला देखा था, उसमें हमने पूरे जो है वैल्यू उसको देखना होता है। अगर आप लोगों को नहीं पीछे कुछ कंफ्यूजन है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन वाले क्वेश्चन में, तो उसमें आप लोग एक दफ़ा फिर ये थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 5 क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि वो अक्सर एक तो बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता और दूसरा उसको वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आप लोगों के लेवल का नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हमने डायमेंशन और यूनिट्स बताने हैं किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, और किस फार्मूले में हमने देखने हैं। ये फार्मूला आप लोगों को ऑलरेडी गिवन था, न्यूटन ग्रेविटेशन फार्मूला m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इस फार्मूले में हमने देखना है कि g जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन और इसके यूनिट्स क्या है। तो सबसे पहले अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स के लिए हम g को इधर ही रहने देंगे, बाकी ये सारी टर्म हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लाई होगा और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवीजन में होगा। तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी फोर्स इंटू r स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2। यहाँ से हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा, फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और r का हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाता है, मैसेज का हमारे पास किलोग्राम है और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारे पास g का जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने डायमेंशन देख लिए हैं, तो डायमेंशन देखने के लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे। g को हम एक साइड पे रहने देंगे और बाकी सारी टर्म हम एक साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनके डायमेंशंस। फोर्स की डायमेंशन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बताई थी कि जो फोर्स है उसकी डायमेंशन जो है वो इक्वल है ml (T⁻²). ये आप लोगों ने हर सूरत में इसको याद रखना है। मैंने कहा था ना अगर ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप लोग अब निकालने बैठे तो ये जो 3-4 नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों का 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। इसको फोर्स की डायमेंशन हम लिखते हैं ml(T⁻²) और r की डायमेंशन हमारे पास l होती है, तो स्क्वायर है हमारे पास l स्क्वायर आ जाएगा। और m की डायमेंशन हमारे पास मैस है तो इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, इसका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर ये m हमारा इस m के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट m ही कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा कैपिटल M की पावर -1। ये नीचे 1 बचा है, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगी इसकी पावर, और L की पावर 3, T की पावर हमारे पास -2 ही आएगी। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशन जी की।
ये सारे क्वेश्चन 3 या 2 या 3 मार्क्स के ही आएंगे आप लोगों को, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल में 3 या 4 नंबर का भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट द एक्सप्रेशन है हमारे पास एक VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें हमने बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन या फिर नहीं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि VI हमारे पास वेलोसिटी है और टाइम हमारे पास एट टाइम 0 इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास VI है और VF हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम t। इसी तरह को क्वेश्चन हम लोगों ने एक डायमेंशन वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। अब सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिखनी है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब इन सब में हमने देखना है कि किसकी डायमेंशन क्या है। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास थी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये मैं इसलिए शुरू से बता रही हूँ ताकि अगर आप लोगों ने लेक्चर पिछला नहीं देखा या आप लोग भूल गए हैं तो अभी फौरन पीछे ना जाना पड़े, यहीं पे आपको समझ आ जाए। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास लेंथ था और टाइम का हमारे पास t, कैपिटल T। तो हमारे पास वेलोसिटी की आ जाएगी L की और t की पावर -1। वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल दोनों की हमारे पास यही डायमेंशन आएगी। और हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो L, एक्सेलरेशन हमारे पास है वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी ओवर टाइम लिखें तो वेलोसिटी की हमारे पास डायमेंशन है L t की पावर -1 ओवर t। तो डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी L t की पावर -2। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी और t की डायमेंशन हमारे पास ऑलरेडी है टाइम। अब हमने जस्ट इसको पुट करना है और देखना है कि हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो हैं दोनों साइड्स की वो सेम आ रही हैं या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं कि हमारी जो है डायमेंशन वो क्या है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी डायमेंशन है VF इज इक्वल टू L t की पावर -1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास डायमेंशन आएगी VI प्लस AT। इधर हम लोग करते हैं इसको राइट हैंड साइड वाली VI प्लस AT। तो यहाँ पे हम अपनी डायमेंशंस पुट करते हैं। VI की डायमेंशन हमारे पास आई L t की पावर -2 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास है L t की पावर -2 और टाइम की डायमेंशन है हमारे पास t की पावर 1। और ये पावर जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो t की पावर -2 और 1 हमारे पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 था हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन, सुपीरियर नहीं, वेलोसिटी की डायमेंशन 1। अच्छा, अब ये हम लोगों ने देखा है ये और ये दोनों डायमेंशन जो हैं वो इक्वल हैं। इसमें हमारे पास हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था कि दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम हो तो फिर ही वो इक्वेशन या वो ऐड की जा सकती हैं दोनों इक्वेशन। हमारे पास दोनों की डायमेंशंस राइट हैंड साइड की भी L t की पावर -1 है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी L t की पावर -1 है। तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड
यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस जो है वो, ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में फार्मूला ड्राइव करना है फॉर स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमने ड्राइव करना है। इसमें हमें इलास्टिक मॉड्यूलस ई और डेंसिटी के बारे में बताया कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के और इलास्टिक मॉड्यूलस ई के। अब यहाँ पे हमने इसी इंफॉर्मेशन के साथ फार्मूला ड्राइव करना है। अगर हम v को इक्वल करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। और साथ में हमारे पास डेंसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उन्होंने बताया कि वो रेशियो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन की। अब इसको हम लोगों ने डायमेंशनली मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि जो रो है इसकी हमारे पास क्या पावर आएगी। इसको हम a से मेंशन करते हैं और e को हम b से मेंशन करेंगे, e की पावर को। हमें पता है कि जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या है, l t की पावर कैपिटल T की पावर -1 है। और डेंसिटी जो है वो हमारे पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास मास की हम कैपिटल M और L जो है इसकी वॉल्यूम की हम कैपिटल L लिखते हैं। तो ये पावर ऊपर जाके हमारे पास -3 हो जाएगी। और इलास्टिक मॉड्यूलस की हम डायमेंशन देखें तो हमारे पास होगी E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। जो हमारे पास स्ट्रेस है इसकी हमारे पास डायमेंशन होती है, लेकिन जो स्ट्रेन है इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसलिए हमारे पास जो डायमेंशन E की है वो सिर्फ स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। स्ट्रेस की जो डायमेंशन है वो हमारे पास होती है बिल्कुल सेम एज पावर की, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन होती है न्यूटन। यहाँ पे इसका यूनिट हमारे पास फोर्स का न्यूटन होता है, या फिर इसको हम एक्सेलरेशन इनटू मास भी लिख सकते हैं, और एरिया की डायमेंशंस। अब हमने फोर्स की डायमेंशन ऑलरेडी वैसे ही याद रखनी है, ml t की पावर -2। ये ऑलरेडी आप लोगों ने याद रखी हुई है, ml t की पावर -2। इसको पुट कर देंगे और साथ में नीचे हमारे पास l स्क्वायर आ जाएगा। l स्क्वायर l के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी हमारे पास e की डायमेंशन जो है फाइनली आ जाएगी ml की पावर -1 और t की पावर -2। ये हमारे पास e की डायमेंशन आ जाएगी। अब इन सब डायमेंशन को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन में हम इस e की डायमेंशन को, वेलोसिटी की डायमेंशन को और डेंसिटी की डायमेंशन, हम इन सबको पुट करते हैं।
यहाँ पे डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी अब यहाँ पे हमारी जो पावर्स हैं ये हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। एम की जितनी भी डायमेंशन है उसको और टी की डायमेंशंस और एल की डायमेंशंस जितनी भी है सबको इसके बाद हम इक्वेट करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एम की पावर 1, एल की पावर -3a और यहाँ पे हम इसको m की पावर b, l की पावर -b और t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2b। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो m है उसको इक्वेट करते हैं दोनों साइड्स पे। यहाँ पे हमारे पास m की पावर 0 है, यहाँ पे m की पावर a और m की पावर b है। अगर सिर्फ m को हम देखें, मैं एक ही करके बताऊंगी, बाकी एज इट इज हम लोग लिखेंगे। जस्ट इनके ये जो पावर्स हैं इनको हमने इक्वेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a + b = 0। इसी तरह अगर हम l की पावर्स को इक्वेट करें, यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं -3a -b = -1 के +1 है। l की पावर हमारे पास ये +1 है। और इसी तरह हम t की वैल्यू जो है उसको हम इक्वेट करें तो t हमारे पास है -1, यहाँ पे t नहीं है तो t की पावर 0 आ जाएगी और यहाँ पे है हमारे पास -2b। यहाँ से अब इस थर्ड इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, माइनस माइनस के साथ कैंसिल और ये 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास b की जो वैल्यू है ये +1/2 आ गई है। इसी तरह हम लोगों ने a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। अब b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, a + 1/2 = 0। ये 1/2 राइट साइड पे चले जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a = -1/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस a और b की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी कांस्टेंट इनटू रो की पावर हमारे पास a है तो a हमारे पास है -1/2 और जबकि e जो है वो हमारे पास है 1/2। इसको अगर हम सही फॉर्म में लिखें तो रो हमारे पास -1/2 है तो ये 1/2 आपको पता है हमारे पास स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा e और ये रो के पावर माइनस में है तो रो हमारे पास डेंसिटी जो है ये नीचे चले जाएगी। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है स्पीड ऑफ साउंड का। हमने किस तरह डायमेंशंस के जरिए हमने निकाला है, उन्होंने हमें बताया था कि डायमेंशन में हमारे पास ये डेंसिटी और इलास्टिक मॉड्यूलस जो है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली है। कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हम डायमेंशन से नहीं निकाल सकते क्योंकि कांस्टेंट को मेजर करने के लिए हमने डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करना होता है। डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट से ही मेजर की जा सकती है कांस्टेंट की वैल्यू।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। हमने इज इक्वल टू mc स्क्वायर को बताना है कि ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, यानी कि दोनों साइड्स की इसकी डायमेंशन जो हैं वो इक्वेट हो रही हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके बाद हम इनकी डायमेंशंस पुट कर देंगे। ई की डायमेंशन जो है, ई हमारे पास है एनर्जी, ई हमारे पास एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशंस, एनर्जी का यूनिट जॉल है। एनर्जी की डायमेंशन हम वर्क से निकालते थे क्योंकि वर्क का यूनिट भी जॉल है और एनर्जी का भी यूनिट जॉल है, और दोनों की डायमेंशन जो है वो सेम ही होती हैं। वर्क हमारे पास है एफ डॉट डी। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास है एम एल टी की पावर -2 और डी हमारे पास है लेंथ। तो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। ये हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। मैस को हम कैपिटल एम से शो करते हैं, और सी जो है वो हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास है मीटर पर सेकंड होती है ना वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन मीटर एल ओवर एस, एल टी की पावर -1 इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास डायमेंशन है। अब इस फॉर्मूले में हमने सबकी डायमेंशंस पुट कर देनी है और देखना है कि दोनों साइड्स की जो डायमेंशन है वो इक्वल आ रही हैं या नहीं। ई की डायमेंशन अगर हम पुट करें, ये एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 इज इक्वल टू, हमने m को कैपिटल M से शो करना है और उसके साथ ही हमारे पास v की जो डायमेंशन है वो है l t की पावर -1 और इसका है होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे कैपिटल M l का स्क्वायर t की पावर -2 का स्क्वायर, और राइट साइड पे भी हमारे पास m l की पावर 2 और t की पावर -2, और लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड पे हमारे पास इक्वेशन सेम है, तो हम इसको कहेंगे एज डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम द इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। Suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius। यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली हमें बताया है कि एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है सर्कल में, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड कर रहा है उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस के ऊपर। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेलरेशन a जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, और किसके प्रोपोर्शनल है, हमारा वेलोसिटी के। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, सेकंड लास्ट, उसमें भी हमने इसी तरह का क्वेश्चन सोल्व किया था। यहाँ पे हम लिखेंगे a इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू हमारे पास रेडियस आएगा r, और इसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, हम उसको लिखते हैं n से, और वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी हम लिखते हैं वेलोसिटी की पावर m लिखते हैं। तो अब हमने ये करना है कि हमने n और m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी की पावर m और r की पावर n है, इनमें उन्होंने पावर जो है वो डिटरमाइन करने के लिए बोला है r और v की। तो सेम प्रोसेस हम लोगों ने डायमेंशंस के जरिए इसको फाइंड आउट करना है। इधर इन्होंने क्वेश्चन में नहीं बताया कि आप लोगों ने डायमेंशन यूज करनी है, लेकिन आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करना है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो हमारे पास है l t की पावर -2 इक्वल टू हमारे पास सम कांस्टेंट
इंटू आर की जो डायमेंशन है हमारे पास वो लेंथ है आर, हमारे पास एल आ जाएगा और इसकी पावर हमारे पास एन। इसी तरह वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास है एम एल टी की पावर -1। सॉरी, यहाँ पे एम एल टी की पावर -1 है हमारे पास वेलोसिटी की पावर। तो वेलोसिटी की पावर जो है हमारे पास m, इसको हम पावर को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, l की पावर n इंटू l की पावर m और t की पावर -m हो जाएगा हमारे पास, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है l t की पावर -2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वेट करना है। ये जो पावर्स हैं हमने लिखना है इक्वेटिंग पावर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। किसकी हम करेंगे, हम L की और T की, दोनों की करते हैं। L की जब हम करते हैं, L की पावर इस साइड पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे n प्लस m, और सेकंड हमारे पास t की पावर्स हैं, t की पावर है -2 इज इक्वल टू -m। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है हमारे पास 2, नेगेटिव नेगेटिव से माइनस हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देते हैं m की वैल्यू को, तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस m की जगह पे 2 पुट करते हैं और ये 1। यहाँ पे n हमारा इक्वल आ जाएगा 1 - 2, n इज इक्वल टू -1। n की वैल्यू हमारे पास -1 है और m की वैल्यू हमारे पास है +2। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा सम कांस्टेंट r की पावर हमारे पास है -1 एंड m की पावर है हमारे पास 2। इसमें उन्होंने जस्ट वैसे n और m की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला था। जैसे ही वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी तो आपका काम खत्म है। इस फॉर्मूले में चाहे आप लोग ना ही पुट करें, तो अदरवाइज n और m दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ओके, अगर लेक्चर आप लोगों को समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। अगर कोई इससे रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं या किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।